नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये जो सीरीज है ये हमारी यूपी पीसीएस आरओआरओ और बाकी जो परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की जो क्लास है ये क्लास है हमारी 6 नंबर की। इससे पहले हमने 5 क्लास अपने चैनल पर करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है भारत में उसकी स्थापना की गई है और इसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय को रखा गया है। उच्चतम न्यायालय शीर्ष स्थान पर हो जाता है और उसके अधीन कई जो है उच्च न्यायालय भी आते हैं जो अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां भी विद्यमान, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय के अधीन देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपका जो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, उसके नीचे फिर आपके उच्च न्यायालय और उसके नीचे भी आपके जो है अधीनस्थ न्यायालय देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है। इसके बाद न्यायपालिका की यह एकीकृत प्रणाली जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। ये आपसे पूछा जाएगा ये जो न्यायपालिका है भारत की जो एकीकृत प्रणाली है ये किस अधिनियम से ली गई है। तो ये ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 1935 जो है ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये आपसे पूछी गई है कई बार। ये हो जाती है 26 जनवरी 1950 को। कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। इसके उद्घाटन की बात करेंगे तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हो जाता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना अलग है, 26 जनवरी को हुई है 1950 को। और उद्घाटन जो हुआ है वो 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस में देखने को मिलेंगे तो 124 से, जो आर्टिकल 124 है और आर्टिकल 147 के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, अध्याय 4 हो जाता है, भाग 5 हो जाता है, भाग 5 का अध्याय 4 और आर्टिकल हो जाएगा 124 से 147। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। इसके बाद बात आती है जो हमारा उच्चतम न्यायालय उसके गठन की जो प्रक्रिया है, क्या क्या होता है गठन में। तो गठन यहाँ हो जाएगा आपका अनुच्छेद जो 124 है उसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं 124 के अंतर्गत। और ये भी कुछ दिन पहले एक परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो उच्चतम न्यायालय है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। तो ये 124 इसका आर्टिकल हो जाएगा। पहले उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए पहले जो होते थे एक मुख्य न्यायाधीश होता था उच्चतम न्यायालय में और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसके बाद यहाँ बात करेंगे जो अगर वर्तमान की स्थिति देखते हैं, पहले की बात की गई थी और यहाँ पर वर्तमान बताया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है यहाँ पर संशोधन हुआ है अधिनियम 2019 के द्वारा। तो जो अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या है वो 30 से बढ़ाकर अब 33 कर दी गई है। तो अगर आपसे अब नया क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में आपका क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में जो अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है वो कितनी है, तो वो हो जाती है यहाँ पर 33 यानी 33। ठीक है, पहले कितनी थी 30 थी, अब कितनी है 33 है। इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश सहित एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं। उनको टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल की आपके आ जाएंगे यहाँ पर 34। टोटल जो है यहाँ पर न्यायाधीश आपके हो जाते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके अन्य न्यायाधीश। तो यहाँ बात की गई है जो पदावधि है उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदा अवधि कितने पद तक वो बने रहते हैं। तो यहाँ आपको समझना है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो न्यूनतम तो आपकी कोई भी नहीं है, लेकिन अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम 65 वर्ष की जो है आयु वहाँ पर जो है अधिकतम जो आयु है वो 65 वर्ष होनी चाहिए, उससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए।
ये कहा गया आपका जो अगर अवकाश यानी वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है, फिर वो वकालत नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी जो नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय के अंदर। अभी उच्चतम न्यायालय चल रहा है, इसके बाद हम बताएंगे आपको जो उच्च न्यायालय की बात करेंगे। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों के मामले में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह के बाद राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति करता है। यानी कि आप सीधे तौर पर कहेंगे तो आप कहेंगे जो 34 आपके न्यायाधीश हैं उन सभी की जो नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति को ही करनी होती है। इसके बाद उनकी योग्यताओं से भी जो है कुछ प्रश्न आपके बनते हैं। जो आपकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो योग्यताएं हैं, किस आधार पर जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन रहे हैं। तो सबसे पहले कहा गया है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह किसी उच्च न्यायालय या फिर ऐसे दो अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया है। किसी उच्च न्यायालय में उसने कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश रहा हो या फिर दो न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रहा हो, तब जो है वो योग्य हो जाएगा आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। इसके बाद राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, यानी कि उसको कानून की जो है अच्छी समझ होनी चाहिए राष्ट्रपति की नज़र में। ठीक है, तब जो है उसको फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ है, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए। और यहाँ पर जो है एक इसको ढांचा कहेंगे, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो भारत में न्यायालयों का पद सोपान, ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे आ जाता है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो न्यायालयों का पद सोपान है सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय के जो अंतर है वो आ जाते हैं फिर यहाँ पर उच्च न्यायालय। ठीक है, और जो सर्वोच्च न्यायालय इसको शीर्ष न्यायालय कहा जाता है, इसको एपेक्स कोर्ट भी कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो उच्च न्यायालय आ जाएगा, और उच्च न्यायालय के अंदर भी एक तो ये राज्य स्तर पर आ जाता है। ठीक है, और राज्य स्तर के बाद इसी में आपको जिला एवं सेशन कोर्ट या जिला स्तर के डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी में आपको महानगरीय न्यायालय देखने को मिलेंगे। उच्च न्यायालय में ही आपको लेबर कोर्ट देखने को मिलेंगे। उच्च न्यायालय में ही आपको फैमिली कोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। और ये जो महानगरीय न्यायालय है ये आपका बट जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका सिविल कोर्ट सिविल के लिए, और एक सेशन कोर्ट होता है जो क्रिमिनल जो केस होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो महानगरीय दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक सिविल अलग हो जाएगा और एक क्रिमिनल जो है ये आपका अलग हो जाएगा। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय से ही निकलता है फिर जो विशेष अधिकरण होते हैं जिन पर आपको, जैसे कैट हो गया, आयकर, वाहन दुर्घटना, सहकारिता, किराया नियंत्रण, राजहरित अधिकरण, ये सभी जो है विशेष अधिकरण के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये रहेंगे आपके उच्च न्यायालय के अधीन ही। ठीक है, इससे बाहर ये नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाया गया था जो जिला और सेशन कोर्ट यानी जिला स्तर पर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको दो देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी आपका एक सिविल आ जाएगा और एक आपका आ जाता है जो सेशन कोर्ट या फिर इसको क्रिमिनल जो केस देखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझ लिया है, सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय और उसके बाद जो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब इनसे क्या क्या आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, जो शपथ की बात की गई है उच्चतम न्यायालय में, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, कौन दिलाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ। तो यहाँ पर जो है हमारे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाने वाले हैं। अब बात आती है इनके वेतन और भत्ते, कितना इनको वेतन मिलता है, कितने इनको भत्ते मिलते हैं। तो यहाँ कहा गया है संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते आदि का निर्धारण समय समय पर किया जाता है। वर्तमान की बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है प्रति माह की अगर बात करेंगे तो 2.8 लाख रुपये यानी 2,80,000 रुपये हर महीने जो है वेतन मिलता है आपके मुख्य न्यायाधीश को। और अगर अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे जो हमारे 33 बचते हैं उनको जो है
2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। और इसके अलावा जो अन्य भत्ते होते हैं वो अलग से उनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया है। दो यहाँ पर आपको एक मुख्य न्यायाधीश है और एक अन्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपये की तनख्वाह होती है मंथली, और जो अन्य न्यायाधीश है 2,50,000 रुपये की तनख्वाह उनको मिलती है मंथली। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, कुछ भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद करेंगे पद मुक्ति के बारे में। पद से मुक्त कैसे किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर, साबित कदाचार अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसके आधार पर कर सकते हैं, या असमर्थता यानी वो काम करने में सक्षम नहीं है, उस आधार पर जो है संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से पारित होगा, जो समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटा दिया जाएगा। किस स्थिति में, एक तो उन पर कोई कदाचार साबित हो गया, उन्होंने जो है उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, या फिर उन्होंने कोई गलत काम किया है, ठीक है, कदाचार किया है, तो उस आधार पर जो है उनको पद से हटाया जा सकता है। और अगर वो अपने काम में असमर्थता जताते हैं, उस आधार पर भी राष्ट्रपति द्वारा जो है उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए दोनों सदनों के, जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके सदस्यों का बहुमत होना भी आवश्यक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने कहा कि हट जाओ, हट जाएंगे, ऐसे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो उसमें जो आपके बहुमत में उपस्थित होने वाले और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से वो जो है उनका पारित होना चाहिए, जो समावेदन होता है। ठीक है, इसके बाद कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने त्याग कर सकता है, यानी कि वो अपनी सहमति से, ठीक है, कोई भी न्यायाधीश है राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को लिखेगा जी मैं जो है इस पद से रिजाइन दे रहा हूँ, मैं इस पद पर अब नहीं रहना चाहता है, त्याग पत्र में दे रहा हूँ, उस आधार पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा लेटर के नीचे, और उस आधार पर भी जो है उसको फिर पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ कहा गया है इंपॉर्टेंट नोट में, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाते हैं तो वहाँ पर हम महाभियोग शब्द का उपयोग करते हैं, उल्लेख करते हैं, महाभियोग उन पर लगाया जाता है। लेकिन अगर बात आएगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या फिर अन्य न्यायाधीश हैं, उन पर जो है महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां और अधिकारिता। क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या वो काम कर सकते हैं और क्या उनके अधिकार है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर। तो चलिए सबसे पहले बात की गई है जो आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित मामलों में कौन कौन सी हो जाती है। तो यहाँ हो जाता है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न जो विवाद होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है उनकी शक्तियाँ देखने को मिल जाएगी। भारत सरकार या फिर एक से जो अधिक राज्य हैं उनमें कुछ उनके जो मध्य विवाद होते हैं उनमें जो है वो अपनी शक्तियाँ दिखा सकता है। और भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों का एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं वहाँ पर भी जो है वो उनकी शक्तियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। इसके बाद दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहाँ वैधानिक अधिकारों के प्रश्न शामिल हैं, वहाँ पर भी आपको ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जो उच्चतम न्यायालय में देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। देश का सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय अगर कोई निर्णय दे देता है तो उसके ऊपर फिर सुनवाई नहीं होगी। तो आप उच्च न्यायालय में अगर आप जाते हैं हाई कोर्ट में और आप जो है जो निर्णय आपके खिलाफ हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है तो आप जो है उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय आपको कोई आदेश देता है या निर्णय देता है तो फिर आप जो है कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, कहीं पर आपको अपील करने का अधिकार नहीं बचता है। ठीक है, आपको जो वो निर्णय दिया है उच्चतम न्यायालय ने वो ही आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है देश का जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय वो आपका उच्चतम न्यायालय हो जाता है। और यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। जो एससी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ
अगर उच्च न्यायालय में हमारे खिलाफ जो है कोई गलत तरीके से जो निर्णय दिया गया है, हम उसके जो खिलाफ जो है फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है फिर अर्जी हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। इस क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में, उसमें संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष अनुमति द्वारा अपील में विभाजित किया जाता है। तो 4 वर्ग उसके किए गए हैं जो ये क्षेत्राधिकार दिया गया है। इसमें संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष अनुमति द्वारा अपील में विभाजित यहाँ पर इनको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की अपील वहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिखाया गया है वो है परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्श किस किस को दे सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो ये हो जाता है 143 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह ले सकता है। हालांकि यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब जरूरी नहीं है अगर राष्ट्रपति ने वहाँ से सलाह ली है तो उसको वो माने। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर वहाँ से सलाह उसको अच्छी लगती है तो वो अपना सकता है, नहीं अच्छी लगती है तो वो उसको जो है फिर रिजेक्ट कर सकता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, जो पुनर्विचार दिए गए हैं तो वो दिए गए हैं आपके आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। ठीक है, तो 137 के तहत कहा गया है उच्चतम न्यायालय को अधिकार है वो जो अपना निर्णय दिया है उसके खिलाफ ही जो है निर्णयों पर वो पुनर्विचार कर सकता है। अभिलेख न्यायालय की बात की गई है, तो अभिलेख जो न्यायालय है वो हो जाता है आपका अनुच्छेद 129 के तहत, और इसके तहत कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। ठीक है, किसके तहत माना गया है? तो आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके बाद इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। सार्वकालिक यानी सबसे ज़्यादा जो हमेशा के लिए जो है इसके जो फैसले हैं वो आपके स्वीकार कर लिए जाते हैं। ठीक है, आप जो है फिर इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके आगे जो है आप फिर अपील नहीं कर सकेंगे, ये कहा गया है इस पॉइंट के माध्यम से। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, जो आपके न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है वो क्या क्या हो जाते हैं? तो भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये हम आपको पहली वीडियो में भी बता चुके हैं। ठीक है, किसके तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो पहली हो जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हो जाती है परमादेश, तीसरी हो जाएगी प्रतिषेध, चौथी हो जाती है अधिकार परीक्षा और 5वीं हो जाती है उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये जो आपकी रिट है 5 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है कौन कौन सी होती है, ये हमने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मात्र मूल अधिकारियों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायाधीश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय की शक्तियां उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है रिट के मामले में जो है उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अब पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय को, और आज की जो क्लास है उसमें हम केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारे 1-2 वीडियो और बचेंगे, वो हम आपको कल और परसों में करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहा गया है उच्चतम जो उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 में हुआ है उसके तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए
एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। तो ये अधिकार दिया गया है संसद को, ठीक है। और संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो एक या फिर दो राज्यों का संयुक्त जो है उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक में राज्यों के उच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ आदि के बारे में प्रावधान भी उल्लेखित है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 214 के अनुसार। 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। दो राज्यों के लिए या दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। अब यहाँ पर दिखाए गए हैं जो हमारे उच्च न्यायालय हैं वो आपके कहाँ कहाँ हो जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये लिस्ट देख लेते हैं तो आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है सेट हो जाएंगी और भूलने की क्षमता आपकी जो है कम हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये जो है 1866 में आ जाता है और उत्तर प्रदेश में ये आ जाता है। प्रयागराज इसकी जो मुख्य पीठ है वो हो जाती है लखनऊ, ठीक है। प्रयागराज में हो जाता है आपका जो आपका उच्च न्यायालय है और पीठ हो जाती है इसकी लखनऊ। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आंध्र प्रदेश में आ जाता है, स्थापना हो जाती है 1 जनवरी 2019 को और मुख्य जो पीठ है वो हो जाती है इसकी अमरावती। बॉम्बे की बात की गई है तो 1862 में आ जाता है और यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये सभी जो हैं आपके इस न्यायालय के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद कलकत्ता की बात की गई जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है 1862 में स्थापित हो जाता है। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार जो है इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का 2000 में आ जाता है, इसका जो गठन है 2000 में हुआ है और छत्तीसगढ़ में ही देखने को आपको मिल जाएगा। दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो आपका दिल्ली में हो जाएगा, 1966 में स्थापना हो जाती है। गुवाहाटी का 1948 में स्थापना हो जाती है और ये कवर करता है आपका असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, यानी 4 राज्यों को जो है ये कवर करता है। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 1960 में स्थापना हो जाती है, गुजरात में ही है, गुजरात के अहमदाबाद में। हिमाचल प्रदेश 1971 में आ जाता है, हिमाचल प्रदेश शिमला में इसका हो जाता है गठन, यानी मुख्यालय हो जाता है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर, लद्दाख की बात करते हैं तो ये 1928 में इसकी स्थापना हो जाती है और ये देखने को मिलेगा आपको श्रीनगर में, ठीक है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से ये संबंधित हो जाएगा। इसके बाद झारखंड का जो स्थापना 2000 में हो जाती है और ये रांची में देखने को मिल जाएगा। कर्नाटक 1884 में स्थापना हो जाती है। बेंगलुरु जो है पीठ हो जाती है इसकी धारवाड़ और गुलमर्गा। केरल जो उच्च न्यायालय है ये आपको 1956 में इसका गठन हो जाता है। केरल और लक्षद्वीप जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा इसके अंतर्गत। मध्य प्रदेश की बात की गई है तो 1956 में स्थापना हो जाती है। जबलपुर में हो जाता है ये और इसकी जो पीठ है वो हो जाते हैं ग्वालियर और इंदौर। अगला आपका बनता है यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट। ये जो स्थापना है 1862 में हो जाती है और इसकी जो पीठ है वो हो जाती है मदुरई में और चेन्नई में स्थापित किया गया है। ओडिशा का जो आपकी स्थापना है 1948 में हो जाती है और कटक में जो है देखने को आपको ये मिल जाएगा। पटना की बात करेंगे तो पटना 1916 में ही स्थापित किया गया है, बिहार के पटना में। पंजाब एवं हरियाणा का संयुक्त देखने को मिलेगा आपको हाई कोर्ट, 1966 में स्थापना हुई है और ये 3 जगह से संबंधित है, एक आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है। तो कहाँ है ये? चंडीगढ़ में आपका देखने को मिल जाएगा। इसके बाद राजस्थान का जो अपना अलग है हाई कोर्ट, 1949 में इसकी स्थापना हो जाती है और इसकी जो पीठ है वो हो जाती है आपकी जयपुर। सिक्किम का भी आपको अलग देखने को मिलेगा, ये हो जाता है आपका सिक्किम और ये देखने को मिलेगा आपका गंगटोक में। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे उत्तराखंड का है, 2000 में इसकी स्थापना हो जाती है। 2000 में ये अलग हुआ है आपका उत्तर प्रदेश से। कहाँ देखने को मिलेगा? नैनीताल में देखने को मिलेगा। मेघालय मार्च 2023 में स्थापना हो जाती है, ये भी मेघालय में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर ये मार्च 13 में स्थापना हो जाती है और ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में देखने को आपको मिल जाएगा।
त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में देखने को मिलेगा। मार्च 13 में ही जो है इसकी स्थापना हो जाती है। और सबसे लास्ट में जो 25वां उच्च न्यायालय है ये हो जाता है आपका तेलंगाना, और 1 जनवरी में 2019 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट बनता है हमारा, प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ पर बात की गई है जो हमने देखा था अभी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके जो न्यायाधीश थे और अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की थी राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। परामर्श तो होगा आपका संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश का, लेकिन नियुक्ति करेगा आपका राष्ट्रपति ही। और यहाँ कहा गया है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। ठीक है। अलग अलग उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है, और राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित भी करता है। अगला पॉइंट दिखाया गया है यहाँ पर, न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनको संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो जो उस राज्य के राज्यपाल है वो शपथ दिलाएंगे आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की जो अधिकतम आयु है, जो अधिकतम आयु सीमा है वो हो जाती है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, जो अधिकतम आयु सीमा है वो हो जाती है 62 वर्ष। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? तो वो हो जाती है यहाँ पर 62 वर्ष। इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है। अगर 62 वर्ष की उनकी आयु से पहले वो त्याग पत्र अपना देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने अपना रिजाइन दिया था उसी तरह से यहाँ पर भी रिजाइन दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया से पदच्युत किया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो प्रक्रिया है आपकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय में भी अपनाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पद से हटाने के लिए उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारा, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यहाँ पर भी सिद्ध कदाचार होगा और उनकी अक्षमता को जांचा जाएगा, उनके आधार पर ही उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। उसी तरह से जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया गया था उनके कदाचार के आधार पर या फिर उनकी अक्षमता के आधार पर। अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की वही योग्यता है जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर जैसे भारत के नागरिक हों ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों को लगातार न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहे हों, ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों, ऐसे व्यक्ति को जो है चुना जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। अगला पॉइंट हो जाएगा अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी राज्य की संचित निधि से जो है उनको वेतन दिया जाता है, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3) घ पैरा 3 के तहत भारत के संचित निधि पर पारित होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है हमारा अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय पर एक अभिलेख न्यायालय होता है। एक जो उच्च न्यायालय है उस पर जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, और अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है
कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकार होंगे। उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन भी मिलता है। अभी आपने उच्चतम न्यायालय में देखा था 2 लाख जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको मिला था 2,80,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश थे उनको मिला था 2,50,000 रुपये। और यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है उसको आपका 2,50,000 रुपये दिया जाएगा, और जो अन्य हैं उनको दिया जाएगा 2,25,000 रुपये प्रति महीना। अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर, उसके अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर ली जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाए रहने के कारण सामयिक रूप से अहिर्त व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश यानी एडिशनल जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। कब कर सकता है? ये अनुच्छेद 224 के तहत कर सकता है, और उनके जो कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाए रहने पर एक सामयिक रूप से, ठीक है, तो अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश यानी एडिशनल जज के रूप में उसको नियुक्त किया जा सकता है। और किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने पर कर्तव्य के पालन में असमर्थ की अवधि तक के लिए सामयिक रूप से जो अहिर्त व्यक्ति होगा उसकी कार्यकारी न्यायाधीश यानी एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त उसको किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम जो आयु है वो 62 वर्ष हो जाती है जो मुख्य न्यायाधीश की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय होता है। दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय होता है। और भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 25 हैं वर्तमान में। ठीक है, तो सबसे लास्ट का कौन सा है? तो सबसे लास्ट का हो जाता है आपका तेलंगाना का। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आपका बना है उच्च न्यायालय। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और एक आपका उच्चतम न्यायालय है। कुल 7 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तथा संघ क्षेत्रों पर है। 7 का जो है वो संयुक्त रूप से है और बाकी का जो है अलग अलग इंडिविजुअल करके है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालय हेतु प्रावधान भी किए गए हैं। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना भी की गई है। सर्वप्रथम की गई थी 1862 में। ठीक है, उस समय के कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से के तहत जो है ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। जो ग्राम न्यायालय है 2008 के तहत उनको आपराधिक और सिविल दोनों तरह के जो है मामलों की सुनवाई का अधिकार है। इसके बाद यहाँ पर उच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं, अभी हमने आप ऊपर दिखाई थी जो उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ हैं, और यहाँ आ जाएगी उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों में स्थानांतरित मामले, अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कानूनी और न्यायालय की अवमानना, ये आदि यहाँ पर दिए जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यहाँ दीवानी एवं फौजदारी मामलों की अपील भी की जा सकती है। और अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का भी अधिकार मिल जाता है। तो जो उच्च न्यायालय है उसको रिट जारी करने का अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, तो ये आ जाता है आपका आर्टिकल 226 के अनुसार। इसके बाद जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण बनाए रखता है। उच्च न्यायालय है जितने भी उसके अंडर में आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उन सभी पर जो है अपना नियंत्रण बढ़ाकर रखता है।
पर्यवेक्षक की शक्ति के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त है और इसमें प्रशासनिक पर्यवेक्षण के आधार पर न्यायिक पर्यवेक्षण की भी शामिल हो जाता है। ठीक है, इसमें प्रशासनिक पर्यवेक्षण के साथ साथ न्यायिक पर्यवेक्षण भी देखने को आपको मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो में किसी तरह के सुधार की गुंजाइश आपको नज़र आती है तो आप हमें लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसमें हमारे 2 क्लासें और रह रही हैं और कल और परसों में आपकी दोनों क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको एक बार जो है कंपाइल करके डाल देंगे। आपको सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो से ही आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।